प्रोबेबिलिटी में आगे बढ़ते हैं। लास्ट टर्म पे हम लोगों ने पढ़ लिया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट ए इज एन ए अपॉन एन एस। एन ए मतलब नंबर ऑफ केसेस विच फेवर्स द हैपनिंग ऑफ इवेंट ए, एंड एन एस मतलब टोटल नंबर ऑफ केसेस इन सैम्पल स्पेस। ठीक है, टोटल एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस। क्लियर था सबको यहाँ तक? ठीक है, और मैंने हाँ 2 सैम्पल स्पेस भी डिस्कस करी थी। तो अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो अब लिखिए एन ओल्ड मैन। तो अब क्वेश्चन स्टार्ट कर रही हूँ, लिखो। एन ओल्ड मैन while dialing an old man while dialing a 7-digit telephone number. फटाफट लिखना कि क्वेश्चंस बहुत हैं इसमें। An old man while dialing a 7-digit telephone number after having dialed the first 5 digits, after having dialed the first 5 digits, an old man while dialing a 7-digit telephone number after having dialed the first 5 digits suddenly forgets the last two. Suddenly forgets the last two. So an old man while dialing a 7-digit telephone number after having dialed the first 5 digits suddenly forgets the last two. पहले 5 डिजिट मिलाने के बाद वो आखिरी लास्ट डिजिट भूल गया। ठीक है, but he remembered that the last 2 digits were different. But he remembered that the last 2 digits were different. लेकिन ये उसे याद था कि आखिरी के 2 डिजिट्स डिफरेंट थे। ठीक है, but he remembered that the last 2 digits were different. सचिन सर रिकॉर्डिंग हो रही है? ठीक है, but he remembered that the last 2 digits were different. What is the probability that the correct telephone number is dialed? What is the probability that the correct telephone number is dialed? What is the probability that the correct telephone number is dialed? तो बस 5 डिजिट मिलाने के बाद ये लास्ट 2 डिजिट्स है, लास्ट 2 डिजिट्स वो ये भूल गया क्या है। तो सैंपल स्पेस कितनी हो गई? दिस स्पेस कैन बी फिल्ड इन 10 ways. दिस स्पेस कैन बी फिल्ड इन 9 ways, क्योंकि उसने कहा ही है कि भाई आखिरी के जो 2 डिजिट्स हैं वो डिफरेंट है। ठीक है, यही कह रहा है वो, आखिरी के 2 डिजिट्स कैसे हैं? डिफरेंट है। सबको समझ में आ गया? ठीक है, ए इज द इवेंट दैट करेक्ट टेलीफोन नंबर इज डायल्ड। करेक्ट टेलीफोन नंबर इज डायल्ड। ठीक है, तो ए इज द इवेंट दैट करेक्ट टेलीफोन नंबर इज डायल्ड। तो एन ए इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, the number of cases which favors the happening of event A, the number of cases in sample space, वो कितने हैं? 90 है। and number of cases which favors the happening of event A, Na is equals to 1. ठीक है, तो probability of happening of event A कितना हो गया? 1/90। अगर वो आखिरी 2 डिजिट में सब कुछ भूल जाता तो 10 into 10, फिर सैम्पल स्पेस 100 हो जाती। ठीक है, फिर NS क्या हो जाता? 100 हो जाता। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस 100 हो जाते। ठीक है, हाँ मैम। हाँ मैम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए। A card is drawn randomly. Card is drawn randomly from a well-shuffled pack of 52 cards. Card is drawn randomly from a well-shuffled pack of 52 playing cards. ठीक है, card is drawn randomly from a well-shuffled pack of 52 playing cards. What is the probability that the drawn card is neither a heart, nor a face card? ठीक है, so what is the probability that the drawn card is neither a heart nor a face card? ठीक है, so card is drawn randomly from a well-shuffled pack of 52 playing cards. What is the probability that the drawn card is neither a heart nor a face card? इस बात की क्या probability? अब की बार event ही क्या है? Event ही है neither a heart nor a face card. ठीक है, neither a heart nor a face card. सबको समझ में आ गया?
तो आप देख लो, तो नाइदर नॉर का मतलब क्या हो गया, आइदर और कर लेते हैं, ठीक है। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आइदर अ हार्ट और अ फेस कार्ड, ये तो सबको पता होगा कि नाइदर नॉर का मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी आइदर अ हार्ट और अ फेस कार्ड, ठीक है। ए और ए कॉम्प्लीमेंट मिला के श्योर इवेंट होता है, ठीक है। तो ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट मिला के श्योर इवेंट होता है, तो और श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होती है, तो 1 माइनस आइदर हार्ट। तो आप देख लीजिए, तो आइदर हार्ट और, तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस आइदर हार्ट और अ फेस कार्ड। इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, गिन लो, हार्ट के कितने पत्ते हैं, 13, ठीक है। फेस कार्ड के कितने पत्ते हैं, 12, 12 फेस कार्ड होते हैं, 1 का इज नॉट अ फेस कार्ड, ठीक है। तो 13 प्लस 12, लेकिन इसमें बादशाह बेगम गुलाम इधर भी आ गया, बादशाह बेगम गुलाम इधर भी आ गया, आ गया, बादशाह बेगम गुलाम इधर भी आ गया, हाँ मैम। हार्ट का बादशाह, हार्ट का बेगम, हार्ट का गुलाम, हार्ट का बादशाह, हार्ट का बेगम, हार्ट का गुलाम इधर भी आ गया। तो वो 3 केसेस घटेंगे, क्योंकि एक बार आ गए तो दोबारा क्यों आएंगे, ठीक है। और नीचे कितने आ गए, 52C1, 52 में से कोई भी एक पत्ता उठा लिया, ठीक है। तो ये कितने पत्ते हैं, 22, तो ऊपर 22C1 है और नीचे 52C1 है, ठीक है। तो बस आ गया आंसर, 1 माइनस 11 यस बाई मैम। 20, 15/26, ठीक है। क्योंकि अभी तो अपन NA/NS वाले क्वेश्चन ही करेंगे आज खूब सारे, क्योंकि 11 में वही था, फिर जब थ्योरम शुरू होंगी तब आपका 12 शुरू होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द, यही क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कर देते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड फेस कार्ड। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड फेस कार्ड, तो आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन वही है कि a card is drawn randomly from a well shuffled pack of 52 cards, what is the probability that the drawn card is a red face card, ठीक है। व्हाट इज द 6/52। प्रोबेबिलिटी ड्रॉन फेस, हाँ, तो बस कर लीजिए कि 6/52, क्लियर हो गया, 6/52, हाँ कोई दिक्कत, यस मैम। 6/52 रेड कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी ये, ठीक है। फिर अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ, अगला क्वेश्चन देखिए कि 3 vertices of a regular hexagon, 3 vertices of a regular hexagon, 3 vertices of a regular hexagon are joined randomly, what is the probability that an equilateral triangle is formed, ठीक है। तो 3 vertices, ठीक है। तो what is the probability that equilateral triangle is formed, बताएं। एक रेगुलर हेक्सागन में कितने इक्विलेटरल ट्रायंगल होंगे, नहीं बेटा, 6 नहीं, 6 तो सेंटर से मिला रहे हो, यहाँ तो आप इनको ज्वाइन कर रहे हो, रेगुलर हेक्सागन 2, अरे 1 और 2, 3 वर्टिसेस ही तो ज्वाइन कर रहे हो रेगुलर हेक्सागन के, तो 3 वर्टिसेस ज्वाइन कर रहे हो तो रेगुलर, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल कितने बनेंगे, 2, और नीचे कितने हैं, 63, 6 में से कोई भी 3 वर्टिसेस मिला लो, ये तो 63, ये तो टोटल 6 × 5 × 4/6, 20, 2/20, 1/10, तो 2/20, 20 तो टोटल नंबर ऑफ केसेस हैं इन सैंपल स्पेस, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस जो इक्वली लाइकली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव है, ठीक है। यस मैम। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है इन सैंपल स्पेस which are equally likely mutually exclusive exhaustive, क्लियर हो गया।
ठीक है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला देखिए, 4 एप्पल्स, अगला लिखिए 4 एप्पल्स एंड 3 ऑरेंजेस, 4 apples and 3 oranges are randomly placed in a line। ठीक है, तो लिखो 4 apples and 3 oranges are 4 apples and 3 oranges are randomly placed in a line, in a line। Find the chance, chance या probability एक ही चीज है। Find the chance that the two extreme fruits are both oranges। ठीक है, the 4 apples and 3 oranges are randomly placed in a line। Find the chance that the two extreme fruits are both oranges। बात ध्यान रखिएगा प्रोबेबिलिटी में कि आपकी मर्जी है, आप चाहे एप्पल्स और ऑरेंजेस को आइडेंटिकल मानो या डिफरेंट मानो। जब भी आपको अरेंज करना हो, तो अरेंजमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता, आप आइडेंटिकल मानिए या डिफरेंट मानिए, आंसर सेम ही आएगा। मैं दोनों केस लेके दिखा देती हूँ आपको, क्योंकि रेशियो, हाँ बिल्कुल 1/7 आएगा, क्योंकि ये रेशियो होता है। ठीक है, ये आपके पास क्या होता है, रेशियो होता है। तो आप ऊपर आइडेंटिकल मानोगे तो नीचे भी आइडेंटिकल मानना, ऊपर डिफरेंट मानोगे तो नीचे भी डिफरेंट मानना। हालांकि प्रोबेबिलिटी में बेस्ट होता है कि आपको डिफरेंट ही लेके चलना चाहिए। ठीक है, प्रोबेबिलिटी चैप्टर में ये सबसे बढ़िया होता है कि आपको डिफरेंट ही लेके चलना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो देता कुछ है नहीं, आप अलाइक या डिफरेंट। जब भी अरेंजमेंट हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आएगा। हाँ, कोई चीज आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, ऑब्वियसली अलाइक चीज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो बेगर मेथड लगता है, डिफरेंट कर रहे हो तो ग्रुपिंग लगती है, जो भी है। ठीक है ना, वो एक अलग चीज है। बट जब भी आप अरेंजमेंट कर रहे हो प्रोबेबिलिटी में, तो कोई फर्क नहीं पड़ता आप चाहे लाइक मानो चाहे डिफरेंट मानो। लेकिन फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आपको कोई एक से ही करना है तो आप डिफरेंट ही लेके करो। तो स्कूल में करके आना है या कहीं पर भी तो डिफरेंट लेके चलो। मैं दिखा दोनों से देती हूँ, फर्क नहीं पड़ता। तो आप ले लो व्हेन, केस फर्स्ट, व्हेन fruits of same species are alike, when fruits of same species are alike। ठीक है, तो आप देख लीजिए सैंपल स्पेस कितनी हो गई, नंबर ऑफ केसेस इन सैंपल स्पेस। ठीक है, ये आपके पास कितने हो गए, तो NS कितना हो गया बोलो। 7 factorial upon 4 factorial 4 factorial, 3 factorial। बिल्कुल ठीक है, और NA, A is the event, तो यहाँ साइड में लिख लो कि let A is the event that extreme fruits are both oranges। लैंग्वेज अपने पास लिखी हुई होनी चाहिए, ये हम किसे मान रहे हैं, A is the event extreme fruits are both oranges। हाँ, एक्सट्रीम फ्रूट्स दोनों ऑरेंजेस होने चाहिए। 5 factorial by 4 factorial। ठीक है, तो बस इसको अरेंज कर लो, एक्सट्रीम फ्रूट्स ऑरेंजेस है तो 5 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल डिवाइड कर लो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट है कितना आ जाएगा, 1/7 आ जाएगा। ठीक है, तो लेट ए बी द इवेंट एक्सट्रीम फ्रूट्स आर बोथ ऑरेंजेस। ठीक है, NS नंबर ऑफ केसेस इन सैंपल स्पेस, वो ये आ गए। NA नंबर ऑफ केसेस व्हिच फेवर्स द हैपनिंग ऑफ इवेंट है, वो ये आ गया। इवेंट है आपने ऊपर लिख रखा है। ठीक है, अब इसी में ही सेकंड केस भी बता देती हूँ, व्हेन फ्रूट्स ऑफ सेम स्पीशीज आर डिफरेंट। जब भी अरेंजमेंट करना हो प्रोबेबिलिटी में, कोई फर्क नहीं पड़ता आप लाइक मानो या डिफरेंट मानो। ठीक है, व्हेन फ्रूट्स ऑफ सेम स्पीशीज आर डिफरेंट, लेकिन मैं फिर भी कहूंगी कि बेस्ट है आप डिफरेंट लेके ही चलो, प्रोबेबिलिटी में डिफरेंट ही लेके चलना चाहिए, बाकी फर्क कुछ नहीं पड़ता। ठीक है, तो अब सैंपल स्पेस कितनी हो गई, अब सैंपल स्पेस कितनी है, 4 एप्पल 3 ऑरेंज 7 फैक्टोरियल। ए इज द इवेंट एक्सट्रीम 2 फ्रूट्स आर बोथ ऑरेंजेस, तो 3 में से 2 ऑरेंज सिलेक्ट करो और उनको रख दो, और बाकी मेरे पास 5 बचे फ्रूट्स, उनको आपने अरेंज कर दिया। ठीक है, 5 फ्रूट्स बचे उनको अरेंज कर दिया। आई होप मैंने सही लिखा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए निकाल लीजिए, देख लो 1/7 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो नोट दैट, सवाल तो खत्म हो गया। नोट दैट ऑड्स इन फेवर, note that odds in favor of extreme 2 fruits being oranges, of extreme 2 fruits being oranges is 1:6। मैं आपको निकालना भी सिखा देती हूँ, odds in favor of और odds against।
आप कैसे निकालते हो वो भी आप देख लीजिए, ठीक है। odds in favor of extreme two fruits being oranges is 1:6। इसका मतलब ये देखा गया कि अगर 7 बार इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया गया तो एक बार एक्सट्रीम फ्रूट्स ऑरेंजेस आ रहे हैं और 6 बार एक्सट्रीम फ्रूट्स ऑरेंजेस नहीं आ रहे, ठीक है। तो odds in favor is 1:6। odds in favor को अपन कैसे करते हैं वो आप लिख लीजिए, ये सब कुछ पास्ट स्टैटिस्टिक्स के ऊपर बेस्ड होता है। तो इसका फॉर्मूला लिख लीजिए कि odds in favor if odds in favor of A beating B is m upon n, ठीक है। तो probability of A is m upon m plus n। अगर odds in favor m is to n है तो probability A की m upon m plus n। if odds in favor of B if odds in favor of B if odds in favor of B is n upon m, odds in favor of B बोलो या odds against A बोलो एक ही बात है, ठीक है। तो odds in favor of B n upon m है तो probability B के होने की n upon m plus n होगी। इसीलिए odds in favor of A का फॉर्मूला होता है PA upon PB, ठीक है, या फिर PA upon 1 minus PA, कुछ भी लिख लो, ठीक है, एक ही बात है। तो कभी भी आपसे odds in favor of A पूछा जाए, बेस्ट होता है सबसे पहले प्रोबेबिलिटी निकालो। पहले प्रोबेबिलिटी ए के होने की निकाल लो तो प्रोबेबिलिटी ए के नहीं होने की पता चल गई 6/7 और दोनों प्रोबेबिलिटीज डिवाइड कर दो तो ऑड्स इन फेवर आ जाए। तो ऑड्स इन फेवर का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ए के होने की अपॉन प्रोबेबिलिटी ए के नहीं होने की। सिमिलरली ऑड्स इन फेवर ऑफ बी का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी बी के होने की अपॉन प्रोबेबिलिटी बी के नहीं होने की, यानी कि पी बी अपॉन पी। बात समझ में आ गई, ठीक है। यस मैम। हाँ, तो आपसे कभी भी ये पूछा जाए, कभी भी बोले ऑड्स इन फेवर निकालो, ठीक है, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी निकालना। तो प्रोबेबिलिटी ए के होने की निकाल लो। अगर वो ऑड्स अगेंस्ट पूछे तो प्रोबेबिलिटी ए के नहीं होने की ऊपर आ जाएगी अपॉन प्रोबेबिलिटी ए के होने की नीचे आ जाएगी, ठीक है। ऑड्स अगेंस्ट पूछे तो प्रोबेबिलिटी ए के नहीं होने की पी ए बार अपॉन पी ए। इज दैट क्लियर? मैम इसका मतलब क्या होता है ऑड्स इन फेवर का? मैंने बताया था ना आपको कि ऑड्स इन फेवर का मतलब ये होता है, ये पास्ट स्टैटिस्टिक्स के ऊपर बेस्ड है कि जैसा अगर किसी ने बोला कि ऑड्स इन फेवर ऑफ ए बीटिंग बी इन टेबल टेनिस टूर्नामेंट इज 5:2, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये पास्ट, इट शोज पास्ट स्टैटिस्टिक्स कि अगर ए और बी ने 7 गेम पास्ट में खेले होते तो 5 ए ने खेले होते और 2 मतलब 5 ए ने जीते होते और 2 बी ने जीते होते। बाकी एग्जैक्ट कुछ नहीं होता प्रोबेबिलिटी में, कि जो 5 और 2 हम बोलते हैं ये एग्जैक्ट नहीं होता है, सब ऑन एन एवरेज चल रहा होता है, ठीक है ना। चलो, तो इसीलिए अगर मैं इसका लिख रही हूँ ऑड्स इन फेवर ऑफ एक्सट्रीम टू फ्रूट्स 1:6 है, इसका मतलब है 7 बार ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाए तो एक बार फेवर में जाएगा अपने और 6 बार एक्सट्रीम टू फ्रूट्स ऑरेंजेस नहीं होंगे। लेकिन फिर कह रही हूँ एग्जैक्ट कोई चीज नहीं होती प्रोबेबिलिटी में, ठीक है। चलिए, तो आपसे कभी भी ऑड्स इन फेवर, अभी मैं सवाल भी कराऊंगी, और तो आपसे कभी भी ये पूछा जाए कि ऑड्स इन फेवर ऑफ ए, ठीक है, कभी भी ये पूछा जाए तो आप सबसे पहले प्रोबेबिलिटी निकालना, मैं बार बार बोल रही हूँ, सबसे पहले आप प्रोबेबिलिटी निकालना, ठीक है। बस पी ए अपॉन 1 माइनस पी ए, प्रोबेबिलिटी ए के होने की अपॉन प्रोबेबिलिटी ए के नहीं हो। बस जब भी ऑड्स पूछा जाए तो पहले प्रोबेबिलिटी निकालना। सबको समझ में आ गई बात, ठीक है। चलिए, यस तो मैम। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन तो कर ही लोगे। देखो जैसे कि टू नेचुरल नंबर्स, लिख लो, सिंपल सा सवाल है। टू नेचुरल नंबर्स are randomly selected from the set of first 20 natural numbers. Two natural numbers are randomly selected from the set of first 20 natural numbers. Find the probability that their sum is odd. Find the probability that their sum is odd. ठीक है? B. Find the probability that their sum is even. ठीक है? And C is the event. Selected pair is twin prime. Selected pair is twin prime.
ठीक है, तो ये अपन को निकालना है। तो आप देखिए, सबसे पहले सारे वो लिख लीजिए, ऑड नंबर एक साथ लिख लीजिए, और 2 4 6 8 ये इवन नंबर एक साथ लिख लीजिए। बस आप बताइए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम इज ऑड। प्रोबेबिलिटी दैट द सम इज ऑड, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? नीचे तो कितना आ गया 20C2, ऊपर कितना आ गया? सम ऑड कब होगा? जब एक ऑड सिलेक्ट कर लो और एक इवन सिलेक्ट कर लो। समझ में आ गया? हाँ मैम। पीबी सम इवन कब होगा? जब दोनों नंबर्स इवन चूज करो या दोनों नंबर्स ऑड, या तो दोनों ऑड चूज कर लो या दोनों इवन चूज कर लो। ठीक है, और नीचे 20C2। मैम ऐसा नहीं कर सकते 1 माइनस पी है? हाँ कर सकते हैं ना। ठीक है, फिर उसके बाद सिलेक्टेड पेयर इज ट्विन प्राइम। तो सिलेक्टेड पेयर इज ट्विन प्राइम का क्या मतलब है? कि सिलेक्टेड पेयर ट्विन प्राइम होना चाहिए, ये निकालना है। तो नंबर ऑफ केसेस व्हिच फेवर्स द हैपनिंग ऑफ इवेंट सी, नंबर ऑफ केसेस व्हिच फेवर्स द हैपनिंग ऑफ इवेंट सी। तो बोलिए कितना आएगा? ट्विन प्राइम कितने होंगे? एक ट्विन प्राइम मतलब हम दो प्राइम 3, नंबर्स जिनका डिफरेंस 2 होना चाहिए। 3 नहीं 4, हाँ 5 सॉरी, 7 11 13। 17 और 19 भी। हाँ 17। तो प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस 2 होगा, तो ये 4 हो गए। तो ये आ गया 4/20C2। ठीक है, समझ में आ गया? यस मैम। यस मैम। चले फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द चांस दैट द फोर्थ पावर ऑफ एन इंटीजर, मैं लिख देती हूँ, व्हाट इज द चांस दैट फोर्थ पावर chosen randomly ends in digit 6? ठीक है, what is the chance that the fourth power of an integer chosen randomly ends in digit 6? So what is the chance that the fourth power of an integer ends in digit 6? तो आप देखें इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि फोर्थ, अच्छा मुझे बताइए, कोई भी इंटीजर किस पे एंड करता है? एनी इंटीजर रैंडमली सिलेक्टेड, ends in 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यही होता है कि कोई भी इंटीजर जो रैंडमली आपने सिलेक्ट किया है वो किस पे एंड करेगा? एनी इंटीजर रैंडमली सिलेक्टेड ends in 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये तो मानोगे कि कोई भी इंटीजर जो रैंडमली सिलेक्ट होता है वो इस पे एंड करता है। अब एंड फोर्थ पावर एंडिंग इन 0, फोर्थ पावर, 0.4 है क्या आंसर? हाँ 4/10 40% आएगा। तो फोर्थ पावर एंडिंग इन 0 is favored by, fourth power ending in 0 is favored by कि last digit should end in 0। ठीक है, फोर्थ पावर 0 पे तभी एंड करेगी जब जो भी इंटीजर आपने सिलेक्ट किया वो 0 पे एंड करना चाहिए। फोर्थ पावर एंडिंग इन 1 इज फेवर्ड बाय कि लास्ट डिजिट पे क्या होना चाहिए? या तो 1 होना चाहिए या
3 होना चाहिए, या 7 या 9, क्योंकि इनकी पावर 4 1 पे एंड करती है। फोर्थ पावर 2 पे कभी एंड नहीं करेगी, 3 पे कभी एंड नहीं करेगी, 4 पे कभी एंड नहीं करेगी, 5 पे करेगी। फोर्थ पावर एंडिंग इन 5 इज फेवर्ड बाय कि लास्ट डिजिट 5 पे एंड करनी चाहिए, एंड फोर्थ पावर एंडिंग इन 6, क्योंकि 7 8 9 पे कभी फोर्थ पावर एंड नहीं करेगी। फोर्थ किसी भी इंटीजर का पावर 4 चढ़ा दो, 0 1 5 6 में से एंड करेगी। ठीक है, तो 2 4 जब लास्ट डिजिट इनमें से कोई एंड, ये मत कह देना कि आंसर 1/4 है, कि फोर्थ पावर या तो 0 पे एंड करेगी, या 1 पे, या 5 पे, या 6 पे, तो आंसर 1/4 हो गया। दैट इज रॉन्ग, ये सब इक्वली लाइकली नहीं है, आप देख लो। तो फोर्थ पावर एंडिंग इन 6, ठीक है, फोर्थ पावर एंडिंग इन 6, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है कि लास्ट डिजिट या तो इस पे एंड करे, या इस पे, या इस पे, या इस पे, और वैसे लास्ट डिजिट 10 तरीके से एंड कर सकती है। समझ में आ गया? तो आंसर प्रोबेबिलिटी इज 2/5 या 40%, वो परसेंट में दो या 2/5 दे दो। समझ में आया? तो 2/5, तो वो मत कह देना 1/4, वो गलत है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगला देखिए, a bag contains, अगला देखो, a bag contains 5 green balls। कभी नहीं देखा आइडेंटिकल है डिफरेंट, ऐसे देते नहीं है नॉर्मली लोग, वो दे तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो उसी हिसाब से करते हैं। The bag contains 5 green balls, 4 white balls. 3 balls are simultaneously drawn at random. 3 balls are simultaneously drawn at random. जब मैं कहती हूँ मैंने 3 बॉल एक साथ निकाली, ठीक है, या मैं कहूं कि मैंने एक एक करके निकाली विदाउट रिप्लेसमेंट, ये एक ही चीज होती है, आंसर सेम ही आता है। जब आगे थ्योरम्स पढ़ेंगे तो अभी तो मैं एक साथ निकाल रही हूँ, ठीक है, आगे जब थ्योरम्स पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी की थ्योरम पढ़ लोगे, तब मैं एक एक करके भी निकाल के बताऊंगी विदाउट रिप्लेसमेंट, निकाला और फिर रखा नहीं, वो आंसर सेम ही आता है। तो चाहे 3 बॉल एक साथ निकालें या एक एक करके निकालें विदाउट रिप्लेसमेंट, वो आप देखेंगे आंसर सेम आएगा, वो आगे फिर थ्योरम से आएगा। अभी तो जो कहा है वो कर लेते हैं। तो 3 balls are simultaneously drawn at random. So find the odds against these being all green. Find the odds against these being all green. ठीक है, तो find the odds against these being all green. Find the odds against these being all green. अब देखो, तो odds against these being all green, तीनों ग्रीन नहीं होनी चाहिए, 2 ग्रीन हो सकती है, ग्रीन हो सकती है, पर तीनों ग्रीन नहीं हो सकती। तो अपन तीनों ग्रीन की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। लेट ई बी द इवेंट कि all 3 green balls are drawn। ठीक है, तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है, तीनों ग्रीन निकाल ली, 5C3। जब भी आप उठाएंगे बॉल्स को, जब भी कोई चीज आप उठाते हो सिलेक्ट कर, हमेशा डिफरेंट मान के ही उठाना है, हमेशा डिफरेंट मान के ही उठाना है। बात ध्यान रखना कि जब भी आप कोई चीज उठाओगे हमेशा डिफरेंट मान के उठाओगे। मतलब एक ग्रीन के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 5/9, 5C1/9C1। ठीक है, और किसी भी बॉल के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/9। किसी भी बॉल के आने की प्रोबेबिलिटी 1/9 है। ठीक है, किसी भी बॉल के आने की प्रोबेबिलिटी 1/9 है, लेकिन ग्रीन बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 5/9। समझ में आ गई बात? ग्रीन बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 5C1/9C1, बट किसी भी बॉल के उठने की प्रोबेबिलिटी, हर बॉल के उठने की प्रोबेबिलिटी वो 1/9 है। ठीक है ना? Yes, ma'am. हाँ, तो आप जब भी उठाते हो तो हमेशा डिफरेंट मान के उठाते हो। ठीक है, तो ये आ गया। हाँ, अब मेरे को तो तीनों ग्रीन उठानी थी, मैं तो डिफरेंट ही मान रही हूँ, तभी तो सी यूज कर रही हूँ। तो 5C3/9C3, इसको कैलकुलेट कर लीजिए कितना आ गया ये, 5/42। ठीक है, तो देयरफॉर ऑड्स इन फेवर, ये कितना हो गया, 5/42 अपॉन पी बार 37/42, यही हो गया प्रोबेबिलिटी इवेंट के होने की अपॉन प्रोबेबिलिटी इवेंट के नहीं होने की। ठीक है, तो ऑड्स अगेंस्ट पूछा था हमसे, तो ऑड्स अगेंस्ट इज 37:5। समझ में आया?
तीनों ग्रीन नहीं होनी चाहिए भाई, 2 ग्रीन हो गई चल जाएगा, एक ग्रीन हो गई, एक भी नहीं हुई। तो Yes, ma'am. odds against these being all green, ठीक है, तो find the odds against these being all green. Answer is 37:5. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। हाँ मैम। छोटे छोटे सवाल हैं बट Na/Ns के ऊपर है, करते चले जाओ, क्योंकि बस ये खत्म होते फिर 12th की प्रोबेबिलिटी चालू हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a pair of dice is rolled once, a pair of dice is rolled once, ठीक है, find the probability, a pair of dice is rolled once, ठीक है, find the probability that at least one of the dice ठीक है, a pair of dice is rolled once, find the probability that at least one of the dice shows the face 1, at least है ना, हाँ, the pair of dice is rolled once, इस बात की क्या probability है कि at least one of the dice shows the face 1, ठीक है, at least one of the dice shows the face 1। तो अब देखते हैं कि कम से कम एक डाइस जो है उसका शोज द फेस 1। तो वैसे तो आप यही कर सकते हो कि भाई वो 4 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव केसेस हैं, देयर आर 4 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव केसेस। कौन कौन से? पहला केस क्या है, फर्स्ट डाइस ओनली शोज द फेस 1, फर्स्ट डाइस ओनली shows the face 1, ठीक है, E2 is the event, second dice only shows the face 1, E3 is the event, both dice shows the face 1, and E4 is the event, none of the dice shows the face 1। इसके अलावा तो कोई केस हो ही नहीं सकता, तो ये चारों एग्जॉस्टिव है और ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी अगर इवन हो गया तो E2 E3 E4 नहीं हो सकते। क्लियर हो गई बात? सबको Yes, क्लियर ma'am. है? Yes. ठीक है, तो अब वो क्या कह रहा है कि मुझे किस बात की प्रोबेबिलिटी चाहिए यार, कम से कम एक फेस 1 शो करे, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी मुझे इस फेक की चाहिए, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 इवेंट, कि कोई भी फेस 1 ना शो करे, ठीक है, क्योंकि एग्जॉस्टिव है तो P1 यूनियन E2 यूनियन E3 यूनियन ma'am. E4 1 होगा। अगर केसेस एग्जॉस्टिव होते हैं, ठीक है, तो उनका यूनियन क्या हो जाता है प्रोबेबिलिटी का, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B यूनियन C सब 1 हो जाता है, और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो प्रोबेबिलिटी सिंपली ऐड हो जाएंगी, ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो प्रोबेबिलिटीज क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो बस, तो इनका सम 1 आएगा, A यूनियन B यूनियन C यूनियन D, और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो सब ऐड हो जाएंगी, तो 1 माइनस PE4, व्हाट इज PE4, कुछ भी नहीं है, मतलब 1 नहीं आया इस पे भी 1 नहीं आया इस पे, तो पहली डाइस कितनी तरह से गिरी, 5 तरीके से, कॉरेस्पॉन्डिंग टू ईच ऑफ इट दूसरी डाइस भी 5 तरीके से गिरी, और नीचे 6 इंटू 6, तो नीचे तो 36 तरीके से गिर रही है, ऊपर 25 तरीके से गिर रही है, देख लो ना तुम, जिस पे 1 आ जाए, तो वैसे तो 11 केसेस हैं, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, फिर 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1, है कि नहीं 11, कि भाई कम से कम एक 1 आ जाए, ठीक है, तो या तो वैसे गिन लो कि 11 केसेस हैं जो फेवर करते हैं और 36 टोटल आउटकम्स है सैंपल स्पेस में, तो बस 11/36, या ऐसे कर लो 1 माइनस। Yes, ma'am. ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं, मैम ये E4 की प्रोबेबिलिटी एक बार कैसे लिखी वापस?
ई फॉर नन ऑफ द फेस शोज। अच्छा ये कैसे लिखी कि दोनों डाइस में से किसी पे भी 1 नहीं आए, तो ये डाइस कितनी तरह से गिरी? 5 तरीके से, और ये डाइस भी कितनी तरह से गिरी? 5 तरीके से। अच्छा ऐसा, हाँ मैं कुछ अलग देख रही थी। चलो ठीक है, आ गया समझ में? यस मैम। चलो आगे बढ़ते हैं, और नहीं तो गिन लो पूरे, लिख के बता दो भाई देखो ये 11 केसेस हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अ लीप ईयर इज सिलेक्टेड एट रैंडम। तो देखते हैं लीप ईयर समझते हो, जिसमें 366। 366 डेज होता है, ठीक है। तो लीप ईयर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 4, ठीक है। लीप ईयर इज डिविजिबल बाय 4, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, इफ इट इज अ सेंचुरी ईयर देन इट शुड बी डिविजिबल बाय 400, 400 yes है ma'am. ना। हाँ, अगर वो सेंचुरी ईयर है देन इट इज अ लीप ईयर प्रोवाइडेड इट इज डिविजिबल बाय 400। जैसे 1900 इज नॉट अ लीप ईयर, वो 400 से डिविजिबल नहीं है। इज दैट क्लियर? तो लीप अगर सेंचुरी ईयर है तो 400 से डिविजिबल होना चाहिए। तो लीप ईयर इज सिलेक्टेड एट रैंडम। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट हैज, तो लीप ईयर इज सिलेक्टेड एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट हैज नंबर 53 संडेज and 53 Mondays. 53 Sundays and 53 Mondays. ठीक है, तो लीप ईयर इज सिलेक्टेड एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट हैज 53 Sundays and 53 Mondays. ठीक है, तो देखो अच्छा इसमें और भी लिख लो बी 53 Sundays और सी 53 Sundays और 53 Mondays। ठीक है, तो 53 Sundays and 53 Mondays, या फिर बी है 53 Sundays, या सी है 53 Sundays और 53 Mondays। ठीक है, अब देखो तो अब देखें इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो देखो लास्ट के 2 दिन भाई, देखो 364 डेज के अंदर तो तुम्हारे 52 संडे, 52 मंडे, 52 ट्यूसडे से लेके 52 सैटरडे ये आ जाएंगे। ठीक है, तो आखिरी का जो 365th डे है और 366th डे, या तो संडे मंडे होगा, या मंडे ट्यूसडे होगा, या ट्यूसडे वेंसडे होगा, वेंसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे एंड सैटरडे संडे। ठीक है, तो जो 365th और 366th डे वो इनमें से कुछ होगा, ये तो मानते हो। तो हाँ बस ma'am. 53 संडे एंड 53 मंडे, संडे एंड मंडे वो तो एक ही हो सकता है 1/7। ठीक है, 53 संडेज तो 2/7, और 53 संडेज और 53 मंडेज, या तो 53 संडे हो जाए या 53 मंडे हो जाए, या दोनों हो जाए, और मतलब यूनियन। ठीक है, तो या तो 53 संडे हो जाए, या 53 मंडे हो जाए, या दोनों हो जाए। तो देख लीजिए संडे मंडे, या सैटरडे संडे, या मंडे ट्यूसडे। ठीक है, मैम दोबारा बता दो एक बार, ये समझ नहीं आया। 53 संडे और मंडे, नहीं और मैम मंडे शुरू से, मतलब ए पार्ट डे। अरे 53 संडे एंड 53 मंडे, तो 365th और 366th डे तो ये है, इनमें से ही कुछ हो हाँ सकता है। तो ये 7 इक्वली लाइकली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव आउटकम्स हैं। अब इनमें से कौन सा आउटकम लोगे कि तुम्हें 53 संडे एंड 53 मंडे मिल जाए? 52 तो पहले ही कवर हो गए ना, तो बस एक ही तो आउटकम है जो हम्म, फेवर कर रहा है। फिर अच्छा 53 ठीक संडे है। में 2 आउटकम है, या तो संडे मंडे आ जाए, सैटरडे संडे, और फिर 53 संडे और 53 मंडे, या तो 53 संडे हो जाए, या 53 मंडे हो जाए, या दोनों हो जाए। तो संडे मंडे, हाँ मंडे ट्यूसडे, सैटरडे संडे, और मतलब यूनियन। हाँ मैम ठीक है। ठीक है, सबको आ रहा है समझ में? हाँ मैम। ठीक है, फिर देखिए ए हैज 3 शेयर्स इन अ लॉटरी। ए हैज 3 शेयर्स इन अ लॉटरी
तो A has 3 shares in a lottery in which there are 3 prizes. So A has 3 shares in a lottery in which there are 3 prizes and 6 blanks. एक लॉटरी मतलब ए बेसिकली क्या है, एक ऐसे लॉटरी सिस्टम में डील कर रहा है जिसमें 3 प्राइज और 6 ब्लैंक है. 9 टिकट है, 3 पे पीपीपी लिखा हुआ है, 6 पे ब्लैंक लिखा हुआ है. उसके 3 शेयर है, मतलब वो 8 डाल के 3 टिकट उठा सकता है. ठीक है, 9 टिकट है जिसपे 3 पे प्राइज लिखा हुआ है, तो 8 डाल के 3 टिकट निकाल सकता है. फिर बी हैज 1 शेयर इन अ लॉटरी in which there is 1 prize and 2 blank. ठीक है ना, तो बी का एक ही शेयर है लॉटरी. एक ऐसी लॉटरी जिसमें कि केवल 3 ही टिकट है, 1 प्राइज है और 2 ब्लैंक है, तो बी उसमें से 8 डाल के केवल एक ही टिकट निकाल सकता है. शो दैट A's chance is of success to B's chance. Show that A's chance of success to B's chance is 16:7. ठीक है, show that A's chances of success to B's chance is 16:7. ठीक है, तो देख लो एक एक क्या है लॉटरी सिस्टम में. 3 प्राइज है और 6 ब्लैंक है. बी का 1 प्राइज विनिंग टिकट है और 2 ब्लैंक वाले टिकट है. प्रोबेबिलिटी ए जीते अपॉन प्रोबेबिलिटी बी जीते, यही चाहते हैं. प्रोबेबिलिटी ए विंस. ए कब जीतेगा? जब उसके तो 3 चांस है, मतलब वो तो 3 टिकट निकाल सकता है, उसके तो 3 शेयर है. तो जब उसके 3 टिकट में से कम कोई एक प्राइज विनिंग टिकट आ जाए, या तो एक प्राइज विनिंग टिकट आ जाए, 2 ब्लैंक. डिफरेंट ही मानेंगे, जब भी कोई चीज उठाएंगे डिफरेंट मान के उठाएंगे. ठीक है, तो या फिर उसके 2 प्राइज विनिंग टिकट आ जाए, 1 ब्लैंक, या तीनों प्राइज विनिंग टिकट आ जाए अपॉन 9C3. ठीक है, या फिर यूं भी कह सकते हो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी कि उसके तीनों ही ब्लैंक आ जाए. ऐसे भी कर सकते हो, एक ही बात है. 6C3 अपॉन 9C3. चाहे ऐसे निकाल लो चाहे ऐसे निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, यस मैम. मैम एक बार प्रोबेबिलिटी बताना ये. मैम ये ए 6 ब्लैंक वाला बताना. ए जीतेगा, तो ए जीतेगा तो कैसे जीत सकता है? या तो जो 3 टिकट निकाल रहा है उसमें से एक प्राइज विनिंग टिकट हो, 2 ब्लैंक हो, या 2 प्राइज विनिंग टिकट हो, 1 ब्लैंक हो, या तीनों ब्लैंक हो अपॉन 9C3. या फिर ऐसे कर लो 1 माइनस जब उसका एक भी प्राइज विनिंग टिकट आया ही नहीं, सारे ब्लैंक आ गए. हाँ मैम ठीक है. और बी कब जीतेगा? उसका तो एक ही शेयर है, उसे तो एक ही टिकट निकालना है, तो वो प्राइज विनिंग ही होना चाहिए, तभी जीतेगा. तब आप पी अपॉन पी भी निकाल लो. ये आपसे पूछा है वो क्या आना चाहिए, 16:7 आना चाहिए. ये देख लो भाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है. आ गया सबको समझ में? हाँ मैम. ठीक है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. अगला देखो. 3 रेड बॉल्स, 3 Yes, ग्रीन teacher. बॉल्स. ये हटा दूं? हाँ मैम. ठीक है. 3 रेड बॉल्स, 3 green balls and 3 blue balls are placed in a row in random order. Let A denotes
the probability that no two blue balls are adjacent. A denotes the probability. Let A denotes the probability that no two blue balls are adjacent. तो odds against A बताइए. Odds against A. आपको डिफरेंट मान के करना है, डिफरेंट मान के कर लो, अलाइक मान के करना है, अलाइक मान के कर लो. No two blue balls. ब्लू बॉल एक साथ नहीं होने चाहिए, तो ब्लू बॉल को गैप में डालिएगा. अलाइक मान रहे हैं तो अलाइक मान के कर लीजिए. मैम 5/12. हाँ, तो ऑड्स अगेंस्ट क्या हुआ? ये तो आपने वो निकाल दी 5/12 ऑड्स इन फेवर. ये तो प्रोबेबिलिटी फेवर वो निकाल दी फेवर में. तो और हाँ, प्रोबेबिलिटी फेवर में 5/12 आ गई, तो अगेंस्ट में 7/12 आएगी. 7:5 ऑड्स अगेंस्ट 7:5 होगा. अब और ठीक है, हाँ. ऑड्स अगेंस्ट ए चाहिए. तो नो टू ब्लू बॉल्स आर एडजेसेंट. कोई भी ब्लू बॉल्स एक साथ नहीं होनी चाहिए. तो ठीक है, कोई भी ब्लू बॉल एक साथ नहीं होनी चाहिए. ए इवेंट ये है, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? एन ए तो ये हो गया कि भाई अगर आप अलाइक मान रहे हो तो बाकियों को तो अरेंज कर लिया, और उनके बीच में गैप कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7. 7 में से कोई भी 3 सिलेक्ट करके वहां ब्लू एक तरीके से डाल दिया. अगर आइडेंटिकल मान रहे हो तो फिर ऊपर नीचे दोनों तरफ आइडेंटिकली मानना. ठीक है ना? और नीचे कितना आ गया? 9 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल. ये तो पी आ गई आपके पास 5/12. ठीक है, तो ऑड्स अगेंस्ट कितना हो गया? ऑड्स अगेंस्ट मतलब पी ए बार अपॉन पी ए. तो पी ए बार कितना हो गया? 7/12 अपॉन 5/12. 7:5. समझ में आया? मैं तो डिस्टिंक्ट मान के निकाला था. क्या? मैंने डिस्टिंक्ट मान के निकाला था. हाँ, एक ही बात है, बढ़िया है, बल्कि डिस्टिंक्ट ही मानना चाहिए. प्रोबेबिलिटी में डिस्टिंक्ट तो खैर सबसे बढ़िया होता है, पर अरेंजमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता. आप अलाइक मानो या डिफरेंट मानो, अरेंजमेंट में कभी फर्क नहीं पड़ेगा. जो ऊपर करो वही नीचे करना. रेशियो है इसलिए फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. Horses X, Y, Z are entered. Horses X, Y, Z are entered into a 3-horse race. Into a 3-horse race. एक 3 घोड़ों की रेस हो रही है. ठीक है ना? मतलब उसमें X, Y और Z ही दौड़ रहे हैं, और कोई है ही नहीं मतलब. ठीक है. If odds against X winning is 3:1 and odds against Y winning is 2:3. If odds against X winning is 3:1, odds against Y winning is 2:3, then odds against Z winning कितना होगा?
ये कितना हो? अज्यूम नो डेड हीट, नो डेड हीट। डेड हीट का मतलब होता है एक साथ जीतना, नो डेड हीट मतलब एक साथ नहीं जीतेंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, या तो एक्स जीतेगा या वाई जीतेगा या जेड जीतेगा। डेड हीट मतलब होता है एक साथ जीतना, ठीक है। तो नो डेड हीट मतलब एक साथ नहीं जीतेंगे, अगर एक्स जीतेगा तो वाई जेड नहीं जीत सकता, वाई जीतेगा तो एक्स जेड नहीं जीत सकता। तो अपन प्रोबेबिलिटी एक्स के जीतने की कितनी है? 1/4, हाँ मैम, और ठीक वाई है ना? की हाँ। हाँ, प्रोबेबिलिटी वाई के जीतने की कितनी है? 3/5। 3/4। तो बस प्रोबेबिलिटी जेड के जीतने की कितनी है? ये तीनों एग्जॉस्टिव तो है ही, है ना? 3/5। तो पी एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड तो 1 आएगा, लेकिन ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है, तो पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड 1 हो जाए। तो 1 माइनस 1/4 प्लस 3/5, Yes, ठीक है। तो निकाल लीजिए कितना आ रहा है आंसर, 3/20। तो हाँ, ऑड्स अगेंस्ट जेड उसको क्या लिखेंगे? ऑड्स अगेंस्ट जेड क्या लिखेंगे? ये तो प्रोबेबिलिटी जेड के जीतने की है, तो नहीं जीतने की क्या हुई? 17/20 हुई। तो ऑड्स अगेंस्ट जेड क्या हुआ? नहीं जीतने की प्रोबेबिलिटी अपॉन 17/3। जीतने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो 17/3 आ रहा है समझ में? अगला थोड़ा फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। तो 3-4 क्वेश्चन मतलब अभी देखेंगे अपन, और अब थोड़े अच्छे देखते हैं, फंक्शन से रिलेट करती हूँ। देखो consider a set A, consider a set A, consider a set A, set A है x such that modulus x less than equals to 10, x belongs to integer, and a function f r goes to r, and a function f r goes to r defined by fx is equals to a square minus 4 into a square minus 1 x cube plus a square minus 4 into a plus 2 x square plus a plus 1 into a plus 2 into x plus a plus 5. Consider a set A, set of all x such that x minus 10 से 10 क्लोज के बीच में टोटल ये 11 इंटेजर्स हैं अपने पास, ठीक है। नहीं सॉरी, 21 इंटेजर्स हैं अपने पास, टोटल 21 इंटेजर्स हैं। एफ एक्स ये दे रखा है स्क्वायर माइनस 4 ए स्क्वायर माइनस 1 एक्स क्यूब प्लस ए स्क्वायर माइनस 1 ए प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 ए प्लस 2 इंटू एक्स प्लस ए प्लस 5, ठीक है। इफ ए इज सिलेक्टेड at random, if A is selected at random from capital A, इस कैपिटल ए सेट में से मैंने कोई एक स्मॉल ए सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। if small a is selected at random from capital A, then probability that f is an into function, f is an into function, ठीक है। तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि f जो होगा वो इनटू फंक्शन होगा। तो कोई सेट ए है, फंक्शन ये इस तरह से डिफाइंड है, ए सिलेक्टेड रैंडमली फ्रॉम, तो मतलब टोटल 21 तरीके से निकाल सकते हैं इंटीजर। अब इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि f इज एन इनटू फंक्शन। अब इनटू होने के लिए या तो इवन डिग्री का पॉलिनोमियल हो या कांस्टेंट फंक्शन हो। फॉर f टू बी एन इनटू फंक्शन इट शुड बी या तो इवन डिग्री पॉलिनोमियल या फिर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट फंक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो या तो वो इवन डिग्री पॉलिनोमियल होना चाहिए या कांस्टेंट फंक्शन होना चाहिए। इवन डिग्री का मतलब ये 0 होना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब 0 होना चाहिए,
यानी a इक्वल टू प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 1। तो अक्सर लोग ये गलती करते हैं 4/21 आंसर दे देते हैं। रिजेक्ट हो जाएगा। हाँ, इसमें रिजेक्ट करना पड़ेगा कि when a is equals to 2, now check each option, check each option। ठीक है कि अगर a is equals to 2 है तो क्या होगा, ये देख लेते हैं अपन। अगर a is equals to 2 होगा तो ये क्या होगा, कोई दिक्कत है क्या? नहीं है, ये तो जीरो नहीं है, इवन डिग्री पॉलिनोमियल है। और -2 अगर और a -1 रिजेक्ट हो जाएगा। नहीं, -2 क्यों हो जाएगा रिजेक्ट? -2 पे ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, कांस्टेंट फंक्शन आ गया। कांस्टेंट फंक्शन भी तो इनटू होता है, रेंज कोडोमेन का सबसेट हो जाता है। उसके बाद कांस्टेंट फंक्शन इनटू हो जाएगा ना, ये कोडोमेन तो आ रहे हैं। उसके बाद जब ये 1 है, 1 डाला, ये जीरो, ये जीरो, लेकिन ये जीरो नहीं है तो ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल हो गया। ऑड डिग्री तो पूरा जाएगा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, वो तो ऑन टू हो जाएगा। ठीक है, और जब a -1 डाला तो ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, कांस्टेंट है तो ये भी चलेगा। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/21, 1/7। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ मैम। चलो आगे बढ़ते हैं। मैम यस बोलो। मैम हर ए के लिए डिस्टिंक्ट फंक्शन आ रहा है तो तब अपन ने 21 लिया, अगर नहीं आ रहा होता तो? नहीं, 21 तो यहाँ से लिया है बेटा, x सिलेक्ट करना है ना अपन को। कंसिडर अ सेट ए, फंक्शन एफ डिफाइंड है, स्मॉल ए सिलेक्ट हो रहा है एट रैंडम फ्रॉम दिस, तो इनटू फंक्शन की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो स्मॉल ए नंबर सिलेक्ट करना अपन को, तो नंबर सिलेक्ट करना है एट रैंडम, तो नंबर तो मैं 21 तरीके से सिलेक्ट कर सकती हूँ कि मैं कोई भी नंबर सिलेक्ट कर लूँ। अब उनमें से किस नंबर के लिए फंक्शन इनटू बनेगा, तो उनमें से 3 नंबर्स के लिए फंक्शन इनटू बनेगा। तो 21 नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट फंक्शंस नहीं है, 21 नहीं, मतलब नंबर है जो आपने यहाँ से सेट ए में से सिलेक्ट किया है, ए सिलेक्टेड रैंडम फ्रॉम सेट ए, तो क्या प्रोबेबिलिटी की फंक्शन इनटू होगा? तो फंक्शन ठीक इनटू है। कब होगा, जब आप ए इसमें से सिलेक्ट करोगे, यस और जब आप ए सिलेक्ट करोगे तो आपका फंक्शन बनता जाएगा। और वैसे भी अलग अलग ही फंक्शन बन रहा है, कोई सेम तो बन नहीं रहा है। तो हमें यहाँ पर उस सेम फंक्शन और उससे मतलब नहीं है, हमें तो ये कि हमें ऐसा ये लेना है कि फंक्शन इनटू बन जाए। ठीक है ना, यस हमें तो हम ये थोड़ी चेक कर रहे हैं हमारा किस टाइप का फंक्शन आएगा, हम देख रहे हैं हमारा क्या फंक्शन इनटू है इस ए को लेने से, बस ये मतलब है। ठीक है, नेक्स्ट चलो आगे बढ़ते हैं। अब लिमिट पे देखते हैं क्वेश्चन, तो थोड़ा लिमिट वेक्टर ये सब करते हैं जब इतना पढ़ा है अपन ने तो। इफ ए एंड बी आर चोजन रैंडमली, लिखो इफ ए एंड बी आर चोजन randomly by throwing a pair of dice, fair dice, ठीक है, A and B are chosen randomly by throwing a pair of fair dice, probability that, अगर मैं पेयर ऑफ डाइस को थ्रो कर रही हूँ, ठीक है, तो A 1 2 3 4 5 6 में से भी कुछ भी हो सकता है और B भी 1 2 3 4 5 6 में से कुछ भी हो सकता है। तो then probability that limit x tends to 0, a raised per x plus b raised per x upon 2 raised to the power 2 by x is equals to 6। इसकी लिमिट, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ठीक है, तो सैंपल स्पेस में तो 36 एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस 36। ए बी कितनी तरह से चूज कर सकते हो, 36 तरीके से चूज कर सकते हो। ठीक है, और ये आपका ई इवेंट मान लेते हैं, लेट दिस इज ई इवेंट, मुझे पी निकालना है, इसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, तो अपन को ई इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। चलिए,
तो लिमिट एक तो कितने ए बी मिलेंगे जिनके लिए लिमिट 6 आ जाएगी? तो अपना इवेंट ये है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 दिस इक्वल्स टू 6। तो एन ही निकालना है अपन को, है ना, कि कितने ए और बी आएंगे जो इस चीज को सेटिस्फाई करते हैं, कितने ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे। देखो जरा 1 रेज पर इंफिनिटी की फॉर्म में ही है, तो e रेज टू द पावर तो कितना हो गया 5x इंटू एफ एक्स माइनस 1। भूले तो नहीं है फॉर्मूला? नहीं मैम। हाँ नो मैम। हाँ, भूलने की रखी नहीं है अपन ने। अब ये आ गया ए रेज पर एक्स माइनस 1 प्लस बी रेज पर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, तो ये एल एन ए प्लस एल एन बी, तो ई रेज पर एल एन ए बी, तो ये आ गया ए बी। ठीक है, तो ये कितना, और ए बी किसके बराबर है 6 के। ठीक है, तो फिर क्या क्या ऑर्डर्ड पेयर हो गए? तो ए बी क्या क्या हो गए 1 6 6 1 2 3 3 2, यही हो गया। तो एन ई कितना हो गया 4, तो पी हो गया 4/36, हाँ मैम। मतलब 1/9। यस मैम। एक थोड़ा टेट्राहेड्रन से रिलेटेड ले लेते हैं। हटा दूं ये? यस मैम। ठीक है, तब लिखो इन थ्रोइंग अ डाइस थ्राइस, इन थ्रोइंग अ डाइस थ्राइस, मैंने एक डाइस को 3 बार उछाला, या मैं कहूं मैंने 3 डाइस एक बार उछाली, ठीक है, तो नीचे तो 216 तरीके से गिरेंगी डाइस। तो वो ये कह रहा है इन थ्रोइंग अ डाइस थ्राइस, अच्छा ये थोड़ा सा उसके ऊपर आ गया, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पर आ गया। एक मिनट, लेकिन तुम समझ लोगे। देखो, इन थ्रोइंग अ डाइस थ्राइस गेटिंग नंबर्स इन ऑर्डर, देखो मैं कोशिश करती हूँ वो थोड़ा सा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आगे बट समझ लोगे। गेटिंग नंबर्स इन ऑर्डर denoted by A, B, C. Getting numbers in order denoted by A, B, C. Satisfying A square plus 4B square plus 4C square minus 2AB minus 4BC minus 2AC equal to 0. एक्चुअली अब की बार उसने कहा अगर मैं एक डाइस को 3 बार गिराती हूँ तो वो इस चीज को फॉलो करेगी। ठीक है, गेटिंग नंबर्स इन ऑर्डर डिनोटेड बाय ए बी सी सेटिस्फाइंग दिस रिलेशन। तो अब 216 तरीके से नहीं गिरेगी, अब वो ऐसे गिरेगी जैसे उसने बोला है। ठीक है, अब वो कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द पॉइंट ए कॉमा बी कॉमा सी lies inside the tetrahedron formed by the plane x plus y plus z equal to 10 and the coordinate planes. And the coordinate plane समझते हो आप, x y y z z x, coordinate planes is क्या हो? ठीक है, ये x y और ये z है, तब ये कह रहा है कि कोई एक प्लेन है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 10। ठीक है, तो अब जो टेट्राहेड्रन बन रहा है इस प्लेन से, एक्स वाई प्लेन से, वाई जेड प्लेन से, जेड एक्स प्लेन से जो टेट्राहेड्रन बन रहा है, ठीक है, तो ये जो प्लेन आ रहा है, ठीक है, तो ये पॉइंट जो है ये इस प्लेन के अंदर होना चाहिए। तो मतलब कि ये अपने पास प्लेन आ रहा है ना, तो मतलब ओरिजिन और ए कॉमा बी कॉमा सी ये इस प्लेन के एक ही तरफ होना चाहिए, यही तो कहना चाहते हो। तो जो साइन ओरिजिन को डालने से आएगा वही साइन ए कॉमा बी कॉमा सी को डालने से आएगा। बात समझ में आ गई? यस मैम। तो अपन लाइन में पढ़ा करते थे हाँ कि मैम। भाई 2 पॉइंट दे दिए और एक लाइन दे दी कि भाई पता लगाइए दोनों पॉइंट लाइन के किस तरफ है, तो भाई डाल के देख लिया।
ठीक है ना। अब देखो, तो अब सैंपल्स में 216 नहीं है, अब सैंपल स्पेस में क्या इसका देखो परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, तो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। तो ये लिखा है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो अब सैंपल स्पेस में आपके पास वो ABC है जो इसको फॉलो कर रहा हो, ठीक है। तो नंबर ऑफ ऑर्डर ट्रिपलेट्स satisfying, number of order triplets satisfying this one is कितने हैं, आर 3। कौन कौन से, 2 1 1, ए को 2 ले लो, बी को 1, सी को 1, 4 2 2 6 3 3। तो मतलब अब की बार वो कह रहा है कि डाइस सिर्फ 3 ही तरीके से गिर रही है। ये थोड़ी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आ गई, आगे आएगी थ्योरम, पर इतना समझ में तो आ ही रहा है भाई, अब डाइस जो है 216 तरीके से नहीं गिर रही है। उसने कहा कि जब भी डाइस गिरेगी वो इस रूल को फॉलो करेगी। तब सैंपल स्पेस में 3 ही एलिमेंट है, ठीक है, कि जब भी डाइस गिरेगी वो इन्हीं 3 तरीके से गिरेगी, ठीक है। आपके सैंपल स्पेस में ये 3 एलिमेंट है अब की बार, ठीक है। तो वो Yes, कह ma'am. रहा है कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि इनमें से, तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो पॉइंट है इनमें से कौन सा पॉइंट है जो इस टेट्राहेड्रन के अंदर लाया करेगा, जो इस प्लेन के साथ फॉर्म हो रहा है। प्लेन है और बाकी ये एक्स वाई जेड है और ये एक प्लेन है, ठीक है ना। तो वो ये कह रहा है कि द प्लेन एंड द कोऑर्डिनेट प्लेन्स, तो जरा ओरिजिन डाल के देखना, इस प्लेन में कितना आ रहा है, 0 0 0 -10 नेगेटिव आ रहा है, ओरिजिन डालने से नेगेटिव आ रहा है। कौन सा पॉइंट डालने से नेगेटिव आ रहा है, इसको डालने से नेगेटिव आ रहा है, और 4 2 2 से भी आ रहा है, अच्छा इससे भी आ रहा है, इससे नहीं आ इससे भी रहा नेगेटिव, उससे नहीं आ रहा है। 6 + 3 -10 पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। तो ये मेरा फेवरेबल केसेस हो गए। सो दीज आर द 2 फेवरेबल केसेस, 2 फेवरेबल केसेस। तो 3 केसेस सैंपल स्पेस में से और 2 केस फेवरेबल है, ठीक है। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो गई 2/3। सबको समझ में आया, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो गई 2/3, यस हाँ मैम। ठीक है। उसके बाद फिर देखते हैं लिमिट का क्वेश्चन। तो इसमें टोटल केसेस ही 3 लेंगे। हाँ, कि उसने शुरू में ही सैंपल स्पेस रिड्यूस कर दी ना, मैं भी क्या करूं। तो यही तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, आगे सीखेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो उसने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मतलब उसने कहा अगर मैं डाइस को 3 बार उछाल रही हूँ तो वो इस रूल को फॉलो कर रही है। तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो ABC मिलेगा वो इस प्लेन, मतलब जो टेट्राहेड्रन बन रहा है इस प्लेन से और कोऑर्डिनेट प्लेन से, उसके अंदर लाया करे। तो अब जब भी डाइस गिरेगी वो 3 ही तरीके से गिरेगी। तो अब मेरे एक सैंपल स्पेस में 3 ही केसेस हैं, ठीक है। तो उसमें से कितने केस हैं जो फेवर कर रहे हैं, 2 कर रहे हैं। तो देखिए यस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी तो करेंगे बट ठीक है, इतना तो सामान में समझ में भी आ जाता है। तो अब वो कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी फॉर विच लिमिट x टेंड्स टू 0, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी फॉर विच लिमिट x टेंड्स टू 0, ये ln cos x raised to the power a upon x raised to the power b exist finitely, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी फॉर विच लिमिट फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रही है वेयर a, b is the possible outcome of throwing a pair of normal dice ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 0 ln cos x raised to the power a upon x raised to power b exist finitely where a, b is the possible outcome of throwing a pair of normal dice, ठीक है। अगर मैं एक पेयर ऑफ नॉर्मल डाइस उछालती हूँ तो a, b उसका आउटकम है, तो मतलब 36 तरीके से गिरेगी,
अब उसमें से वो कौन सा a कॉमा b है जिसके लिए इसकी लिमिट फाइनाइटली एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो कर लीजिए, ये क्या है, a लिमिट x टेंड्स टू 0 ln cos x। तो ऐसे नहीं कर सकते क्या, ln cos x जब भी लिखा होता है तो अपन x स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, या एग्जिस्ट करेगी। माइनस अब इसकी वैल्यू तो कितनी होती है, माइनस हाफ ln cos x अपॉन x स्क्वायर, और ये कितना है, x रेज टू द पावर 2 माइनस b, लिमिट है x टेंड्स टू 0। ठीक है, इसकी लिमिट इनटू इसकी लिमिट, ये एग्जिस्ट करनी चाहिए। ये कब एग्जिस्ट करेगी, चलो डाल डाल के देखते हैं। a तो कुछ भी हो जाए, a को तो कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा, लेकिन b केवल 1 होनी चाहिए, क्योंकि 1 होगी तो लिमिट x 0 रेज टू द पावर पॉजिटिव क्वांटिटी 0 हो गया। ठीक है, b 1 होगी। अच्छा, या फिर b कितना होगा, 2 भी हो सकता है, क्या दिक्कत है, कि 2 हो गया तो एग्जैक्ट 0, तो टेंडिंग टुवर्ड 0 रेज पर एग्जैक्ट 0 1 हो गया। लेकिन अगर 3 हो गया तो टेंडिंग टुवर्ड 0 रेज पर माइनस, तो वो इनफाइनाइट चली जाएगी बस। तो फिर टोटल कितने ऑर्डर्ड पेयर्स हो गए, 12 हो गए। ठीक है, टोटल 12। तो ए इज दिस इवेंट, इस इवेंट को अपन ए कह रहे हैं, तो नंबर ऑफ केसेस व्हिच फेवर्स द हैपनिंग ऑफ इवेंट ए इज 12। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट 1/3 आ गई। वो ऐसे हुकअप कर सकता है उसको, अगर हुकअप करना है तो। ठीक है, एक क्वाड्रेटिक से थोड़ा कनेक्ट कर लेते हैं, यानी लिमिट वेक्टर सबसे कनेक्ट कर दिया। फिर 2 सवाल ट्यूटोरियल शीट से देखेंगे। तो इतने सवाल एन अपॉन एन एस में मैंने आपको करा दिए। तो एक क्वेश्चन मैं क्वाड्रेटिक से रिलेटेड करा रही हूँ, फिर 2 क्वेश्चन हम शीट की एक्सरसाइज 1 से देखेंगे। तो देखो, एक क्वेश्चन देखना, लेट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 6 रेज पर p माइनस 1 अपॉन 5 इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस p माइनस 5 इंटू p स्क्वायर माइनस 4p प्लस 3 इंटू एक्स प्लस ब्रैकेटेड p माइनस 2 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 0। ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि ऑन थ्रोइंग अ नॉर्मल डाइस, ऑन थ्रोइंग अ नॉर्मल डाइस, इट्स आउटकम is considered as value of p। मतलब ये जो p लिखा है ना तुमने, ये 1 2 3 4 5 6 में से ही है कि on throwing a normal dice its outcome is considered as a value of p। तुमने अगर कोई नॉर्मल डाइस उछाल दी, ये तुम्हारा आउटकम आ गया p, तो p तुम्हारा 1 2 3 4 5 6 में से कुछ है। तो अब तुम मुझे बताओ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इक्वेशन has exactly 1 root infinite। तो इक्वेशन का एग्जैक्टली एक रूट इनफाइनाइट होगा, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी? तो एग्जैक्टली एक रूट इनफाइनाइट कब होता है, जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, 0 होगा, और एक्स का कोफिशिएंट 0 नहीं होगा। मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 0 होना चाहिए एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, मेरे को देखा ऐसे बोल रहे समझ नहीं आया। अरे एग्जैक्टली एक, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है
दिस इक्वेशन हैज एग्जैक्टली वन रूट इनफाइनाइट। ये तो क्वाड्रेटिक में कंडीशन पढ़ी होगी ना आपने, कोई भी क्वाड्रेटिक है उसका एग्जैक्टली एक रूट इनफाइनाइट कब होता है? जब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है? 0, a0 एंड b नॉट इक्वल टू 0। दोनों रूट्स इनफाइनाइट कब होता है? जब a0 b0 एंड c नॉट इक्वल टू 0। और आइडेंटिटी कब होती है? जब abc सभी 0 हो जाए। ठीक है, चलो अब देखिए, तो ये क्लियर है ना ये बात तो, कि भाई इसमें तो इस टाइप की सिचुएशन होगी कि एग्जैक्टली एक रूट इनफाइनाइट है। देखो इसका एग्जैक्टली एक रूट, ये a0 होते ही b नॉट इक्वल टू 0 स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो एग्जैक्टली एक रूट इनफाइनाइट है, मतलब एक रूट नॉट डिफाइंड है और एक रूट डिफाइंड है। और अगर दोनों ही रूट्स इनफाइनाइट है तो a0 और b0 c नॉट इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू c की लाइन आ जाएगी कि इसके दोनों ही रूट्स इनफाइनाइट है, मतलब दोनों ही रूट्स डिफाइंड नहीं है। तो ये एक्स एक्सिस को कभी मीट ही नहीं कर रहा है, ना इस तरफ से ना उस तरफ से। ठीक है, ये एक्स एक्सिस को कभी मीट नहीं कर रहा। चलो, तो अब हम क्या कह रहे थे? हाँ, तो अब चलो पहले इसको 0 करते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 0 होना चाहिए और कोफिशिएंट ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू 0। तो इसको 0 करना जरा, ये कब 0 होगा? p तो 1 2 3 4 5 6 में से है, तो मैं p कुछ भी ले लूं, 1 ले लूं, 6 माइनस 1 5/5, इंटीजर का फ्रैक्शन पार्ट 0 होता है। 2 ले लो, 6 स्क्वायर 36 माइनस 1 35/5, तो 1 2 3 4 5 6 कुछ भी ले लो, 6 रेज़ पावर 6 माइनस 1। ठीक है, 5 का मल्टीपल आएगा तो ये इंटीजर हो जाएगा, इसका फ्रैक्शन पार्ट हमेशा 0 हो जाएगा। और 135 नहीं हो सकता p। और कोफिशिएंट ऑफ x नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो कोफिशिएंट ऑफ x, देखें ये कब 0 हो रहा है? कोफिशिएंट ऑफ x, ये p स्क्वायर माइनस 4p प्लस 3, इसके फैक्टर क्या बन रहे हैं? है ना, ये कब 0 हो रहा है? 135। ठीक है, और तो बस अब आप क्या कह रहे हो साहब? ये नहीं होना चाहिए 0, तो बस ये 3 हटा लो, 135, तो 2 4 6 हो सकते हैं। तो 2 4 6 हो सकते हैं, तो फिर आंसर कितना हो गया? प्रोबेबिलिटी हाफ आ गई। फिर 2 4 6 हो सकता है अपॉन नीचे तो 6 तरीके से हो सकता है p, तो p की वैल्यू 2 4 6 हो सकती है, और वैसे 1 2 3 4 5 6 हो सकती है। अच्छा, इसी में अगर मैं बोथ रूट्स इनफाइनाइट कह देती, ये केस भी ले लेते हैं। बोथ रूट्स, प्रोबेबिलिटी की बोथ रूट्स इनफाइनाइट है, इक्वेशन हैज बोथ रूट्स इनफाइनाइट। ठीक है ना, समझ में आ गया? अब क्या करूं? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर भी 0 होना चाहिए और कोफिशिएंट ऑफ एक्स भी 0 होना चाहिए, लेकिन कांस्टेंट टर्म 0 नहीं होना चाहिए। एक मिनट, ये देख लेते हैं ये कब 0 है। ये कब 0 है? जब p माइनस 2/3 0 क्लोज से 1 ओपन के बीच में होगा, 0 क्लोज से 1 ओपन के बीच में होगा, यानी कि p जो होगा वो देख लो कितना हो रहा है, p क्या 5 आएगा? p होगा 2 3 4। हाँ, तब आप कह रहे हो दोनों रूट्स इनफाइनाइट होने चाहिए, तो a और b दोनों 0 होने चाहिए। तो a और b दोनों 0 होने चाहिए, मतलब 135 है ना, 135, लेकिन ये 0 नहीं होना चाहिए, ये 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब 1 और 5 ही काम के, 3 पे तो ये 0 हो रहा है, तो इसमें केवल जो काम आ रहे हैं वो 1 और 5 ही आ रहा है। तो प्रोबेबिलिटी हो गई 2/6, 1/3 आएगा इसका। यस मैम। ठीक है, Yes, तो ma'am. 2 क्वेश्चन हम अब शीट से और देख रहे हैं ताकि हमारा ये वाला पार्ट खत्म हो।
फिर आप अपने वेक्टर के डाउट्स पूछ लो। तो मेरा 11th क्लास की कम से कम प्रोबेबिलिटी खत्म हो जाए। Na/Ns ही था आपके। तो देखो एक्सरसाइज 1 प्रोबेबिलिटी की शीट सबके पास है। क्वेश्चन नंबर 12 और 30 दो देख रहे हैं, तब आप इसका स्पेशल डीपीपी 1 होमवर्क में ले लीजिए। प्रोबेबिलिटी में स्पेशल डीपीपी 1 कि दो एक्सरसाइजेस हैं इसमें, एक एक्सरसाइज 1 एक एक्सरसाइज 2। रैंक बूस्टर नहीं है, और एक्सरसाइज 1 ही बहुत भारी है, 30 सवाल है उसके अंदर और 6 स्पेशल डीपीपी हैं। ठीक है, तो होमवर्क आप नेक्स्ट टर्म के लिए ले लीजिए स्पेशल डीपीपी 1, और वो पूरा पीएनसी के ऊपर भेज है, तो आपका पीएनसी रिवाइज हो जाएगा। और अभी टेस्ट में पीएनसी आ भी रहा है, तो वो पूरा जब डिस्कस करेंगे ना, बेगर मेथड और डी अरेंजमेंट और सब आपका कवर हो जाएगा उसमें। क्लियर है? तो वो पूरा मतलब Na/Ns प्रोबेबिलिटी तो मतलब बेसिकली नाम की है बस प्रोबेबिलिटी कि Na/Ns, बाकी तो मतलब पूरा पीएनसी के ऊपर है। तो नेक्स्ट टर्म के लिए होमवर्क है स्पेशल डीपीपी 1। ठीक है, ये नोट कर लिया। और वेक्टर का जो डीपीपी 10 है, जो भी आपका बचा कुछ है वो कर लीजिए। हाँ मैम। हाँ, क्योंकि बाकी तो फिर अभी मैंने और आज वेक्टर की प्रैक्टिस के लिए और डाले हैं क्वेश्चंस। चलो, तो एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ठीक है, 12 और 30 ये दो क्वेश्चंस देखते हैं। देखो, अ पैलिंड्रोम इज चोजन रैंडमली। मैं क्वेश्चन नहीं लिखवा रही हूँ, क्वेश्चन शीट में लिखा हुआ है। तो वो कह रहा है कि अ पैलिंड्रोम इज चोजन रैंडमली बिटवीन 1000 and 10,000। ठीक है, पैलिंड्रोम इज चोजन रैंडमली बिटवीन 1000 and 10,000। ठीक है, पैलिंड्रोम समझते हो? यहां से देखूं या यहां से देखूं, सेम ही आएगा। तो एक पैलिंड्रोम आपने चूज किया बिटवीन 1000 and 10,000। इफ द प्रोबेबिलिटी, तो अपन ने 1000 और 10,000 के बीच में चूज किया, मतलब ए की वैल्यू तो 1 2 3 से लेके 9 तक कुछ भी हो सकती है, और बी की वैल्यू 0 1 2 3 से लेके 9 तक कुछ भी हो सकती है। ठीक है, और जो नंबर है वो 1000 और 10,000 के बीच में। इज दैट क्लियर? मतलब ये जो नंबर है ये 1000A प्लस 100B प्लस 10B प्लस A। ठीक है, ये जो नंबर है वो ये 1000BA प्लस 100B प्लस 10B प्लस A, यानी 1001A प्लस 110B, ये नंबर है। एक्सपैंडेड फॉर्म में लिख दिया है, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो एक पैलिंड्रोम चूज किया है 1000 से 10,000 के बीच में, मतलब अपन ने 4 डिजिट का कोई पैलिंड्रोम चूज किया है। ठीक है, A 1 से 9 के बीच में और B 0 से 9 के बीच में, नंबर ये है, ये लिख दिया। आगे कह रहा है इफ द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज डिविजिबल बाय, ये नंबर इज डिविजिबल बाय 7 is P by 10। The probability that it is divisible by 7 is P by 10। ठीक है, probability that it is divisible by 11 is Q by 10, and probability that it is divisible by 13 is R by 10। ठीक है, तो probability that it is divisible by 7 is this, probability that it is divisible by 11 is Q by 10, and probability that it is divisible by 13 is R by 10। ठीक है, is R by 10। Find the value of P plus Q plus R। Find the probability of P plus Q plus R। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया? मुझे निकालना है कि नंबर 7 11 और 13 से डिविजिबल कब कब है। अब ध्यान से देखो, ये नंबर हर समय 11 से डिविजिबल है, क्योंकि ये भी 11 से डिविजिबल है और ये भी 11 से डिविजिबल है। 11 का डिविजिबिलिटी तो सबको पता है ना, ऑल्टरनेट प्लेसेस का सम और दूसरी ऑल्टरनेट प्लेसेस का सम, और उनका जो डिफरेंस होता है
वो हमेशा 0 प्लस माइनस 11 प्लस माइनस 22 यही होता है, ये तो सबको पता है। यस मैम। ठीक है, तो नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 11। ये तो आपने लिख लिया कि भाई ये जो नंबर है दिस इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 11। ठीक है, तो P11 कितना हो गया 1, श्योर इवेंट हो गया कि नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 11। ठीक है, तो ये श्योर इवेंट हो गया 1। ठीक है, इसका मतलब P की वैल्यू 10 हो गई। यस नहीं, P की वैल्यू, नहीं, Q की वैल्यू 10 हो गई। हाँ Q की वैल्यू 10 हो गई, Q की वैल्यू 10। अब 7 का देखते हैं। अब ये जो 1001 है ना, ये बड़े कमाल का नंबर है। ये 7 से भी जाता है, 11 से भी जाता है, 13 से भी जाता है। तब देखो कि नाउ 1001A इज डिविजिबल बाय 7। ठीक है, तो अब 110 तो नहीं जाता 7 से, तो 7 से जाने के लिए इस B को क्या होना पड़ेगा, B को 0 भी होना पड़ेगा और 7 भी होना पड़ेगा। ठीक है, तो B को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा और 7 या तो 0 हो जाए या 7 हो जाए। ये तो हमेशा ही 7 से डिविजिबल है, तो A तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन B या तो 0 होगा या 7 हो, तो A तो कुछ भी हो सकता है। तो समझ में आ गया। तो 7 की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज डिविजिबल बाय 7। तो B की वैल्यू सिर्फ 0 या 7 दो ही हो सकती है, 2/10। ठीक है, 2/10। समझ में आ गई बात। ये तो हमेशा ही है 7 से डिविजिबल, तो मतलब B को 2 या 7, 0 या 7 होना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि P की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। अब ये देखो, प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज डिविजिबल बाय 13, ये तो हमेशा ही 13 से डिविजिबल है। अब B केवल क्या हो सकता है, 0। अब B केवल क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, तो 1/10। तो R की वैल्यू 1 हो गई। अच्छा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, तो Na/Ns के सारे हो जाएंगे मेरे क्वेश्चंस। तो अब मैम? BPP 1 करना आप स्पेशल। हाँ, कोई और नंबर होता है मतलब जिसके लिए 1001 नहीं बेटा, नहीं, ये सवाल ही इसके लिए डिजाइंड है, नहीं तो मैं मर जाती। ये तो सवाल ही इसके लिए डिजाइंड है कि 1001 ही एक बड़ा कमाल का नंबर है जो इन तीनों प्राइम से डिविजिबल है, 7, 11, 13 से। ये सवाल ही इसको ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। ठीक है, हाँ, तो मुझे भी नहीं पता मैं क्या करती। चलो आगे बढ़ते हैं, एक और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, एक्सरसाइज 1 का ही है। देखो, इसमें 30 सवाल थे, 12वां और 30वां मैं कर रही हूँ। अ डाई इज वेटेड, वेटेड का मतलब अनफेयर है ये, मतलब आपने एक तरफ से भारी कर दिया उसको, या मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी अब 1/6 नहीं है हर फेस की, बायस्ड है। तो डाई इज वेटेड such that the probability of rolling the face numbered n, probability of rolling the face numbered n is proportional to n square, n 1 2 3 4 5 6 है, मतलब 1 फेस आने की प्रोबेबिलिटी k है, 2 फेस आने की प्रोबेबिलिटी 4k है, 3 फेस आने की प्रोबेबिलिटी 9k है, इस तरीके से। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग द फेस, कौन सा फेस, जिसका जो भी नंबर n है, इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। अब द डाइस रोल ट्वाइस, ऐसी डाइस को मैंने 2 बार उछाल दिया।
ठीक है, ऐसी डाइस को मैंने 2 बार उछाल दिया. डाइस इज रोल्ड ट्वाइस, yielding the numbers A and B. ठीक है, डाइस को आपने 2 बार उछाल दिया. जो पहली बार आया उसको A बोला, जो दूसरी बार आया उसको अपन ने B बोला. ठीक है, तो yielding the numbers A and B. तो तो मुझे निकालनी है what is the probability that A is less than B. ठीक है, सबकी समझ में आ गया? हाँ मैम. चल, उसको 2 बार उछाला तो भाई एक बार A नंबर दिया, एक बार B नंबर दिया. इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है? अब तुम जानते हो कि टोटल 3 केसेस हो सकते हैं. या तो A B से छोटा हो सकता है, या A B के बराबर हो सकता है, या A B से बड़ा हो सकता है. एंड बाय सिमेट्री PA जो होगा, प्रोबेबिलिटी A इवेंट की और प्रोबेबिलिटी C इवेंट की तो बराबर ही होगी. नहीं, प्रोबेबिलिटी A इवेंट की और प्रोबेबिलिटी C इवेंट की ये कैसी होगी? ये तो बराबर होगी. ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी A इवेंट की और प्रोबेबिलिटी C इवेंट की ये बराबर होगी. अब मुझे इस बात की प्रोबेबिलिटी चाहिए कि A इज लेस देन B. तो मैं इस बात की प्रोबेबिलिटी निकाल लेती हूँ जब A इक्वल टू B है. मुझे इस बात की प्रोबेबिलिटी चाहिए तो मैं इस बात की प्रोबेबिलिटी निकाल लेती हूँ ना, और 1 में से घटा देती हूँ, डिवाइडेड बाई 2 कर देती हूँ. बात समझ में आ रही है? मैं 1 में से उस बात की प्रोबेबिलिटी घटा देती हूँ जब A इक्वल्स टू B है, और डिवाइडेड बाई 2 कर देती हूँ. यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है, ठीक है. तो अब अपन B इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं. तो B इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या है? भाई पहले पर भी, एक मिनट पहले ये और लिख लो, ये साइड में लिख लो. P1 की वैल्यू K है, P2 की वैल्यू 2 स्क्वायर K है, P3 की वैल्यू 3 स्क्वायर K है, P4 की वैल्यू 4 स्क्वायर K है, P5 की वैल्यू 5 स्क्वायर K है, और P6 की वैल्यू 6 स्क्वायर K है ना? तो इन सब का जोड़ जो है वो 1 आएगा. इन सबको जोड़ दो, K टाइम 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो 91 K. इसका सम 1 आएगा, तो श्योर इवेंट है. तो K की वैल्यू 1/91 आ गई. तो मेरे पास ये आ गया, therefore P1 की प्रोबेबिलिटी 1/91, P2 की वैल्यू 4/91 एंड सो ऑन. तो 1 फेज गिरने की प्रोबेबिलिटी 1/91 है. फेज पे 2 आ जाए इस बात की प्रोबेबिलिटी 4/91, 3 आ जाए तो 9/91. क्लियर है? हाँ मैम. ठीक है, तो अब कर लो 1 माइनस, दोनों पे सेम नंबर आ जाए. दोनों पे सेम नंबर आ जाए मतलब 1/91 इंटू 1/91 प्लस, फिर उस पे भी 2 आ जाए, उस पे भी 2 आ जाए. 2 आने की प्रोबेबिलिटी 4/91 इंटू 4/91. तो नीचे तो 91 इंटू 91 है, ऊपर ही आ गया. फिर इस पे भी 3 आ जाए, इस पे भी 3 आ जाए, तो 9/91 9/91 9 स्क्वायर. ठीक है, फिर इस पे ही 4 आ जाए, इस पे ही 4 आ जाए, 16/91 16/91 16 स्क्वायर. फिर 25/91 25/91, फिर 36/91 36/91. समझ में आ गया? अब तो कर लोगे. यस मैम. हाँ मैम. ये मुझे ध्यान नहीं, बट कैलकुलेशन आप कर लेना कि क्या आती है. ठीक है, तो अब आप कैलकुलेशन कर लेना. मैम एक बार फिर से बता दो, PB कैसे निकाला आपने? PB ऐसे निकाला कि पहले फेज पे भी, पहले डाइस पे भी A जाए, दूसरी डाइस पे भी A आ जाए, दोनों नंबर सेम होने चाहिए. तो पहले पे भी 1, दूसरे पे भी 1, 1/91 1/91, पहले पे भी 2, दूसरे पे भी 2, तो 2 का मतलब 4/91 4/91, फिर 9/91 9/91, फिर 16/91 16/91. समझ में आ गया? हाँ. चल, तो लाइए वेक्टर निकाल लीजिए. तो अब मतलब ये मैंने आपको जनरल चीजें बताई हैं प्रोबेबिलिटी में. अब 12th की प्रोबेबिलिटी शुरू होगी. तो अब स्पेशल DPP 1 नेक्स्ट टर्न पे और एक्सरसाइज ये अपना
ये डीबीबी 10th वेक्टर का खत्म करके ले आओ।